आखिर भविष्य की क्या परिभाषा है? कर्म क्या होता है? कुंडली अच्छी होने पर भी आपका भाग्य पूर्ण रूप से फलित नहीं होता है। इन सभी समस्याओं की जानकारी के लिए देखिए आप ज्योतिष और हम में। नमस्कार। कार्यक्रम ज्योतिष और हम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कुछ लोग सोचते हैं कि भाग्य सबसे बड़ा है और कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म ही प्रधान है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कर्म और भाग्य को मिलाकर ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सच क्या है, ये अभी तक कोई नहीं जानता। ज्योतिष के बारे में भी लोग बहुत जानते हैं, बहुत चर्चाएं सुनते हैं, लेकिन ज्योतिष से हटकर भी यानी ज्योतिष पर भी कुछ खोज की गई हैं, जो बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं ज्योतिषविद भारत ज्ञान भूषण जी। भारत ज्ञान भूषण जी जो कि पेशे से एक आयकर अधिवक्ता यानी कि इनकम टैक्स एडवोकेट हैं, लेकिन ज्योतिष पर वो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और ज्योतिष शास्त्र पर ना जाने कितनी खोज करके बहुत सी नई नई बातें हमें निकाल कर बताने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं भारत ज्ञान भूषण जी का और लेते हैं कुछ नई जानकारी ज्योतिष विषय पर। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम जी। गुरुजी, पेशे से आप एडवोकेट हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र से आप बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से बचपन से ही आप जुड़े हुए हैं। आपने जन्म ही ऐसी फैमिली में लिया हुआ है जहां आपका कहना है कि भाषा ही ज्योतिष की बोली जाती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सालों में जितना आपने ज्योतिष को समझा है, उस हिसाब से ज्योतिष को आप किस तरह से लेते हैं? मैं ज्योतिष को मानता हूँ कि जीवन में हमें ज्योति दिखाती है जी हमारा भविष्य में हम जो चल रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता कि आगे क्या होने वाला है जी। तो इसीलिए इसको ज्योतिष कहा गया, क्योंकि हमारे जीवन में ज्योति दिखाने वाली ये एक विद्या है। लेकिन ज्योतिष के बारे में मैं बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ज्योतिष में रुचि क्यों हुई। जी। सबसे पहले तो मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिता श्री बलवंतराय शास्त्री जी जो ज्योतिष के परम विद्वान रहे हैं और भविष्यवक्ता इस देश के रहे हैं। जी। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रपति और विभिन्न सन्यासियों से भी नमन पाया है। मेरी रुचि दो शब्दों से हुई। एक शब्द अकाल मृत्यु, जी। दूसरा शब्द कर्म योनि। जब अकाल मृत्यु के बारे में सोचा गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अकाल, जिसका काल ना आया हो, जिसका समय ना आया हो, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो बिल्कुल एक बहुत आश्चर्य हुआ जी, सोचने वाली। लेकिन जब खोजा तो आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है कि आप ऐसे ऐसे रसायनों का प्रयोग कीजिए तो आप पूर्ण आयु पाएंगे। जी। पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में हर जगह अकाल मृत्यु का वर्णन आता है जी। और यह भी आता है कि अकाल मृत्यु मनुष्य का एक फर्ज बनता है कि अकाल मृत्यु को रोक सके। जी। ये हर जगह आता है। जी। महामृत्युंजय का जाप भी अकाल मृत्यु से बचने का ही एक उपाय माना गया है, जो जी। पौराणिक उपाय है जी। और बहुप्रचलित है। एक ये सिद्ध होता है कि हमारी आयु निश्चित होते हुए भी हम पहले मर सकते हैं। जी। दूसरा, जब हम देखते हैं कि एक आयु या हमारी उम्र निश्चित होते हुए भी हमारी मृत्यु को पार करने वाले कर्म योनि के मानव ही रहे हैं, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते रहे हैं। जी। ऋषियों ने अपनी आयु को प्राणवायु को नियंत्रण में करके या साधारणतः कहे यमदूतों को धोखा देकर उन्होंने अपनी इच्छित मृत्यु पाई है। हजारों हजारों वर्ष की आयु जिए हैं जी। ऋषि मुनि लोग। ऐसी स्थिति में एक स्पष्ट सिद्धांत ये उत्पन्न होता है कि आयु तक यानी मृत्यु तक निश्चित होते हुए भी पहले भी हो सकती है और मनुष्य कर्म योनि का होने के कारण आगे भी बढ़ा सकता है। जी। तो मैंने ये समझा कि इस जीवन में फिर कौन सी घटना है जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहीं से मेरा ज्योतिष के प्रति रुझान पैदा हुआ। जी। दूसरा रुझान इसलिए पैदा हुआ कि मनुष्य को कर्म योनि कहा गया है। मनुष्य को जब कर्म योनि कहा गया है और कर्म फल भोगता भी माना गया है। जी। कर्म फल तो जब ही भोगेगा जब वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र होगा। अभी तक ये माना जाता रहा है कि हम ईश्वर जो एक परम सत्ता है जी। उसके पूरी तरह से हम नियंत्रण में हैं।
जैसा वो घुमाता है वैसा हम चलते हैं, हम उसकी कठपुतली हैं। बिल्कुल। ये सही तो है, लेकिन फिर यदि वही घुमाता है, वही कराता है, तो कर्म फल हम क्यों भोगते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि प्रकृति ने या परमात्मा ने हमें कर्म के लिए स्वतंत्र भी छोड़ा हुआ है, और जब कर्म के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है तो हमारा कर्म के प्रति दायित्व, कर्तव्य, अधिकार ये सर्वोपरि हो जाते हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। भगवान कृष्ण ने गीता में 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा ही है जी। कि तेरा कर्म पर अधिकार है, और वो तेरा कर्तव्य भी है, और वो तेरा निज धर्म है, बिल्कुल। और उसका ना करना पाप है। जी। हम साधारणतः होता यह है कि हम मेहनत, जिसकी हिंदी है श्रम, काम जिसकी हिंदी है कार्य, हम उसको ही कर्म समझ लेते हैं। बिल्कुल। जी। और यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है। जी। कर्म बिल्कुल अलग चीज़ है, काम और कार्य, श्रम और मेहनत बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग चीज़ चीज़ है। जी। है। हम जब इसको अंतर समझ लेंगे जी। तब हम निश्चित से रूप से हम अपनी कर्म योनि का लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हम जन्मपत्री या ज्योतिष को भविष्य बताने वाली विद्या मानकर सबसे बड़ी भूल बिल्कुल, करते हैं। यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि कहा जाता है कि ज्योतिष भाग्य के बारे में बताती है, भविष्य में क्या होने वाला है, तो क्या ज्योतिष विद्या कर्मों के बारे में भी बताती है? इस बारे में स्पष्ट कर दूं जी। कि ज्योतिष भाग्य तो बताती ही है, जी। लेकिन हम कर्म योनि में हैं, हम क्या भाग्य लेकर आए हैं और हम कर्म कैसे अपने निर्धारित करें उस जी। भाग्य को लेकर, जी। तब हम सही मानों में अपने किए जाने वाले श्रम में उस कर्म को जोड़कर एक बेहतर फल पा सकते हैं और जी। जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जी, यानी कि कर्मों के साथ ही भाग्य को बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये माना जाता है कि हम पूर्व जन्म के कर्म का संचित फल ही भाग्य होता है, तो इस जन्म का कर्म क्यों नहीं सक्रिय होगा और क्यों नहीं प्रभावकारी होगा। बिल्कुल। लेकिन हम इस जन्म के कर्म नहीं जान पाते। जी, यानी हमें वो ज्योतिष पहले के इस माध्यम जन्म से के जाना जा सकता है। कर्म जानने जरूरी हैं जी ज्योतिष हाँ। के माध्यम से। लेकिन गुरुजी, ये भी कहा जाता है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो फिर ज्योतिष से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? देखिए, ये कहावत है तो सही, जी। लेकिन यदि गौर से देखा जाए तो ये कहावत अधूरी है। भाग्य से ज़्यादा नहीं मिल सकता, बिल्कुल सच है, जी। लेकिन ये नहीं कहा गया कि भाग्य से कम नहीं मिल सकता। मैं उदाहरण बताऊं, यदि हमें 220 वोल्टेज अलॉट है जी। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, जी। तो हमें 440 या 11,000 नहीं मिल जाएगी, लेकिन 100 मिल सकती है। जी। जब 100 मिलती है, जब 100 वोल्टेज मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती, चीज़ें ख़राब होती हैं। ऐसे हमारे जीवन में किसी भी तरह से लीकेज के कारण हमारा भाग्य लीकेज होता है। जी। हमारे किसी कर्म के कारण, अवेयरनेस के अभाव में या ना पता होने के कारण हमारे जो निषेध कर्म है हमें नहीं पता, जी। उसको हम करते हैं, तो हमारा भाग्य लीकेज हो जाता है। जी। उससे हमारी वोल्टेज कम हो जाती है भाग्य के प्रभाव की। जी। तो वही कारण है कि हमारा भाग्य जितना लेकर आए हैं उससे ज़्यादा तो नहीं पा सकते, लेकिन अक्सर हम कम ही फल पाते हैं। और ज्योतिष इसमें मदद कर सकता है कि आप पूर्ण फल तक पा सकें। जी। उसके लिए चाहे स्टेबलाइजर लगाइए या वोल्टेज पूरा करने के लिए, और ज्योतिषीय जो उपयोग हैं वो किए जाएंगे। जी। इस तरह से कहावत का जो दूसरा पार्ट है कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कहावत में ये नहीं कहा गया कि आपका विलम्ब नहीं हो सकता, जी। आपका कार्य डिले नहीं हो सकता। ज्योतिष के माध्यम से हम पूर्ण भाग्य तक पहुंच सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से हमारे कार्य को डिले होने से रोका जा सकता है, विलम्ब होने से रोका जा सकता है। जी, यानी मिलना तो आपको बहुत कुछ है समय से, लेकिन वो समय थोड़ा आगे बढ़ सकता है। डिले हो सकता है, डिले को रोकना और ही उसी ज्योतिष समय का को फर्ज है। रोकना कैसे है, यही ज्योतिष में बताया जाता क्योंकि है। सही समय पर सब सही कार्य अच्छे लगते हैं। जी। गुरुजी, एक और बात कही जाती है अक्सर कि होनी तो होकर रहेगी और जो अनहोनी है वो कभी ना हो, तो फिर ऐसे में हम कैसे ज्योतिष विद्या को माने कि ज्योतिष विद्या इन सब चीज़ों को रोक सकती है या हम इसका लाभ उठा सकते हैं? कहावत ये भी सही है जी। कि होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, जी। लेकिन ये कर्म योनि के मानव के लिए पूर्णतः प्रभावी नहीं होती है। जी। क्योंकि जो हम एक प्रोग्राम हम जीवन में लेकर आते हैं, ये प्रोग्राम ठीक वीडियो गेम की सीडी की तरह होता है। जी। वीडियो गेम की सीडी का एक प्रोग्राम होता है, उसे आप ऑन कीजिए, वो चलता रहेगा। जी। जो प्रोग्राम लेके आए वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से ज्योतिष विद्वान आपका प्रोग्राम देख लेते हैं, जी। लेकिन प्रोग्राम देखने का मतलब ये नहीं है
कि वो भविष्य देख रहे हैं, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ। जी वो योग देख रहे हैं आपके, कि क्या योग हैं आपके। जी ऐसी स्थिति में जब बच्चा उस वीडियो गेम की सीडी को जब प्ले करता है, अपने बटन पर बैठता है और स्क्रीन पर अपने को लाता है, तो कर्म रूपी मानव की तरह हो जाता है। जी अब उस पर निर्भर करता है कि भविष्य उसका क्या होगा। बिल्कुल। यदि उसने जहाँ 10,000 की पावर लेनी थी वहाँ बिना लिए आगे बढ़ा है तो रिजल्ट कुछ और है। जहाँ 1,00,000 की पावर लेनी थी उसे लेकर बढ़ा है तो उसको द्वार कुछ और मिलेंगे। जी इस तरह से हमें जीवन में प्रोग्राम मिलकर भी हमने कर्म से क्या क्या जीवन में पंच तत्वों के संतुलन से हम क्या क्या लेकर प्रकृति से हम पावर से लेकर आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, जी तो हमें उसके परिणाम कुछ और होंगे। जी बेशक हम अपना प्रोग्राम निश्चित लेकर आए हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट वो हमारे कर्म रूपी मानव पर निर्भर करता है। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे, जो भी हमारे जीवन में होता है कर्मों से ही निर्धारित होता है। बाकी कुंडली की मदद हमें लेनी पड़ती है अपने कर्मों को सही दिशा में चलाने के लिए। एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी कि जन्म से ही सितारे हमें कैसे नियंत्रित करने लग जाते हैं? देखिए, शोध उपरांत ये पाया गया जी कि जब हम गर्भ में होते हैं और गर्भाशय की झिल्ली कॉस्मिक रेजेस जो ग्रह नक्षत्र राशियों की तरंगे होती हैं जी उनको रोकने का काम करती है, वो कवच का काम करती है। जी उनमें केवल ग्रहण के समय अल्ट्रावायलेट रेजेस वगैरह जी तो प्रवेश कर सकती हैं गर्भाशय के अंदर, जी लेकिन साधारणतः नहीं कर पाती। इसलिए जो भी बच्चा शिशु गर्भ में होता है वो माँ से ही अधिकांश गवर्न होता है, जी यानी कि माँ के ग्रहों से संचालित होता है। बिल्कुल माँ के योग ऐसे हैं कि गर्भपात होने के योग ज़्यादा हैं तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। माँ के ही सब खान पान, सांस, हृदय की जी। धड़कन सब माँ से लेता है। जी बाहरी जगत से उसका संबंध ना हो के माँ से ही होता है। बिल्कुल शोधों द्वारा ये पाया गया कि जब शिशु जन्म लेता है, चाहे ऑपरेशन से चाहे नेचुरल डिलीवरी से, तो पहली बार उस पर कॉस्मिक रेजेस पड़ती हैं और उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, और मैग्नेटिक फील्ड हाथ और पाँव के पंजे में पूरे ब्रह्मांड का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह बन जाता है तुरंत, जी और ठीक बच्चा उसी समय रोता है। ये शोधों द्वारा पाया गया कि छेपक रेखाओं जैसे बोलते हैं, रेजेस लाइन। जी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो विजिबल लाइंस हैं, जो मोटी रेखाएं हैं, जो जी। डीप लाइन जिन्हें बोलते हैं, वो गर्भ में ही बन जाती हैं जी और हमारे कर्म और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं जी। हमारे जीवन में। जी लेकिन जो छेपक रेखाएं, जो रेजेस लाइन, जो उभरी बहुत महीन रेखाएं हैं, वो जन्मते ही बनती हैं और तत्काल बच्चा रोता है। जी ये स्पष्ट कर दें कि ये जो रेखाएं हैं जो पूरे ब्रह्मांड का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह ग्राफ हो जाता है, ये सेंसर की तरह काम करती हैं, जी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की तरह काम करती हैं, और हमारी ब्रह्मांड की जो चुंबकीय तरंगें जो हमें प्रभावित करती हैं वो हमारे इन सर्किट्स पर, इन सेंसर पर पड़ती हैं। और क्योंकि ये सर्किट सबका अलग अलग होता है, इसलिए सब पर प्रभाव अलग अलग होता है। जी और यही कारण है कि इसके प्रभाव बिल्कुल निश्चित 100% बैठते हैं, जी क्योंकि ये आपकी इंडिविजुअल है। बिल्कुल इसका बेसिक सिद्धांत ये है कि आपके जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। जी ये आपका व्यक्तिगत हाथ बिल्कुल, है जी। और व्यक्तिगत रेखाएं हैं। जी ये दुनिया में किसी से नहीं मिलती, बिल्कुल और इसलिए क्रिमिनोलॉजी में भी, फॉरेंसिक लैब में भी इसी सिद्धांत पर अपराधी पकड़े जाते हैं कि किसी से दुनिया में नहीं मिलती। नहीं मिलते। जी बिल्कुल, पहचान भी इन्हीं रेखाओं से होती है कई बार अपराधियों की। जी हाँ। एक और बात मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि केमिकल रिएक्शन होता है बच्चे में जब वो जन्म लेता है, ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और वो रोता है, तो क्या उसके रोने से भी जन्मपत्री का कुछ संबंध है? क्योंकि मैंने सुना है कि आपने कई आर्टिकल्स भी इस पर अखबारों में दिए हैं कि रोने से जन्मपत्री भी बनती है। यदि हम इसके मूल में जाएं कि जन्मपत्री क्यों बनती है, जी यह जन्म के समय ही हमें ग्रह कैसे नियंत्रित करने लगते हैं। जी जब मैं सोचा करता था कि हम गर्भ में भी 1 घंटे पहले थे, 1 दिन पहले थे, ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि हम गर्भ में रहते हुए हमारी 1 घंटा पहले की जो ग्रहों के प्रभाव थे, जो आकाशीय स्थिति थी, 1 दिन पहले की जो आकाशीय स्थिति थी, जी वो प्रभावित हमें नहीं कर रही है, पैदा होने के बाद ही कर रही है। तो शोध में ये स्पष्ट हुआ कि कुछ बच्चे जन्मते ही नहीं रोते, जी लेकिन अधिकांश बच्चे जन्मते ही रोते हैं।
और जन्मते ही रोते हैं, और रोना और छेपक रेखाओं का बनना सब एक साथ ही है। ये बिल्कुल आपस में तादात्म्य में स्थापित किए हुए हैं। जी। जो बच्चे जन्मते ही नहीं रोए हैं, ये पाया गया कि उनकी रेजिज लाइन नहीं बनी है। जी। अर्थात प्रकृति ने अभी अपने हाथों में नहीं लिया है, इसलिए जीवन खतरे में रहता है। और इसी समय अधिकांश चिकित्सक बच्चों को थपथपाते हैं, और ऐसा माना जाता है, ये हाइपोथिकेशन है, ऐसा माना जाता है कि बच्चे के थपथपाने से, ये ज्योतिषीय हाइपोथिकेशन है, कि कोई ना कोई अंतरिक्षीय तरंगों का लिंक जिससे कि हम कंट्रोल होते हैं उनसे जुड़ जाता है और बच्चा रो पड़ता है। यानी कि अंतरिक्षीय तरंगों से छेपक रेखा बनना, जुड़ना, लिंक जुड़ना ऑस्ट्रल बॉडी का और बच्चे का रोना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी। तो जहाँ तक जन्म रुदन पत्र की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि छेपक रेखाएं जिस क्षण बन रही हैं उस क्षण से हम नियंत्रित हो रहे हैं, वह क्षण ही हमारी जन्मपत्री का विशेष समय होगा। जी। हमारे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से गणना करने का वो विशेष समय होगा। यदि हम जन्मते ही रोए हैं तो इसका मतलब जन्मते ही हमारी छेपक रेखा बन गई है। बिल्कुल। और यदि जन्मते नहीं रोए हुए हैं, बाद में रोए हैं, तो ये माना जाएगा कि छेपक रेखा बाद में बनी होंगी। तो जन्मते ही ज़्यादातर जो है ये छेपक रेखा का बनना और रोना साथ साथ देखा गया शोधों में, इसलिए ये माना जाता है कि छेपक रेखा का बनना से ही रुदन जन्मपत्री का संबंध है। तो जन्म और का समय और रोने का समय यदि काफ़ी बड़ा अंतराल है जी। तो ये शोधों में पाया गया कि जन्मपत्री बनाई गई और जन्म रुदन पत्री बनाई गई, और बच्चे आजकल वो 24 साल, 28 साल, 30 साल के हैं, उनके जो परीक्षण हमने किए हैं जी। उसमें ये पाया गया कि जन्म रुदन पत्री ज़्यादा सटीक है जी। जन्म पत्री की अपेक्षा। जी। इसलिए मेरी मान्यता ये है कि ये जरूर देख लिया जाए कि बच्चा जन्मते रोया है या बाद में रोया है, ताकि हम ग्रहों के निर्धारण, उनका गणना सही सटीक कर जी सकें। बिल्कुल। यानी अगर रोने में कुछ वक्त लगा है बच्चे को, तो उसकी जन्मपत्री उस टाइम से बनवानी चाहिए जिस वक्त वो रोया था, जी तभी उसके जीवन का सही सही आकलन किया जा सकता है। बिल्कुल। एक और बात जानना चाहूँगी गुरुजी मैं, कि कहा जाता है कि ग्रहों की जो तरंगे हैं सभी पर एक जैसी पड़ती हैं, एक ही स्थान पर पड़ती हैं, लेकिन प्रभाव सब पर अलग अलग होता है, ऐसा क्यों? सबसे पहला कारण तो जैसे मैंने अभी बताया कि जुड़वा बच्चों पर भी रिसर्च हुई। जी। जुड़वा बच्चों पर जब मैंने सर्च की तो उसमें ही पाया गया कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी छेपक रेखाएं अलग अलग होती हैं। जी। 2 मिनट बाद पैदा हुए, बाद में पैदा हुए। जो जुड़े हुए ही बच्चे पैदा होते हैं और जो अलग किए ही नहीं जा सकते, केवल उनकी छेपक रेखाएं मिलती जुलती पाई गई हैं। जी। बाकी संसार में किसी से नहीं मिलती हैं। तो एक तो कारण ये है कि हम एक घर में सब परिवार रहते हैं, लेकिन ग्रहों का प्रभाव सब एक ही पड़ने पर भी हम जीवन में अलग अलग प्रभाव देखते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला कारण ये है कि हमारे सेंसर सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए हम अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। 5 तो मुख्य तत्व होते ही हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि से पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा हमारा शरीर बना है। जी। लेकिन जो और मिनरल्स होते हैं, हमारे कैल्शियम है, आयरन है, वगैरह वगैरह, जो और मिनरल्स हैं, उन सबके अनुपात अलग अलग होते हैं। जी। हर बॉडी में अलग अलग होंगे। जी। अब जैसे किसी का कैल्शियम ज़्यादा है और आयरन कम है, और किसी का आयरन ज़्यादा है, कैल्शियम कम है, परसेंटेज अलग अलग है, अनुपात अलग अलग है, जी। और एक ही साथ हम बैठे हुए हैं और ग्रहों के प्रभाव हम पर पड़ रहे हैं। तो हमारे जो विभिन्न ग्रहों के प्रभाव हैं, नक्षत्र राशियों के प्रभाव हैं, उन तत्वों के विभिन्न अनुपातों के कारण हम पर अलग अलग प्रभाव डालेंगे, और यही कारण है कि जीवन में हमारा प्रभाव अलग अलग होता है। जी। यानी कि हमारी बॉडी में जो तत्व है उनका और ग्रहों के किरणों का आपस में गहरा संबंध होता है। बिल्कुल है। जी। गुरुजी एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जन्म के समय जो ग्रहों का प्रभाव है वो जीवन भर रहता है? ये सही है। कारण ये है कि जिस समय हम जन्मते हैं उस समय जो ग्रहों का प्रभाव है वो ऑस्ट्रल बॉडी पर प्रक्षेपण हो जाता है उसका। जी। वो स्थायी रूप से स्टिल फोटोग्राफी की तरह वो ज़र्ब हो जाता है। जी। और वही कारण है कि वो तो एक स्थिर जैसे जन्म कुंडली हमारी बनती है, जी। वो स्थिर कुंडली होती है, वो तो वही रहता है। लेकिन जब वक्त वक्त पर जो आकाश में गोचर जिसे बोलते हैं, आकाश में और ग्रह नक्षत्र राशियों की स्थिति क्या चल रही है वर्तमान में, जी। उसे तारतम्यता बैठाकर उसे जोड़कर हम फलित निकालते हैं। जी। तो निश्चित रूप से पूरे जीवन भर हमारे जन्म के समय से, या ये कहा जाए कि छेपक रेखाओं के बनने से जो हमारे सेंसर बनते हैं, ये स्थायी होते हैं।
जन्म कुंडली भी हमारी स्थायी होती है, जी 6 पग रेखा भी हमारी स्थायी होती है। जी और यही कारण है कि हमारा वो यह तो स्थिर योग बिल्कुल। बनता है। जी, स्थिर योग लेकिन- होता है और वही हमारे जीवन पर जी हाँ। पूरे समय तक प्रभाव डालता रहता है, और बाकी की जो ग्रहों की दशा बदलती है वो तो हमारे जीवन में प्रभाव डालती ही डालती है। मित्रों, आज बहुत ही नई जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर इस जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप भी हमें पत्र लिख सकते हैं या फिर ईमेल भेज सकते हैं। भारत ज्ञान भूषण जी आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे इस कार्यक्रम में। भारत ज्ञान भूषण जी, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी है, बहुत ही नई नई बातें आज आपसे पता चली हैं। तो अगले एपिसोड में भी हम चाहेंगे आपसे मिलें, कुछ इसी तरह की नई नई जानकारी लें और दर्शकों तक पहुंचाएं। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ज्योतिषीय समस्याओं के समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं ज्योतिषविद भारत जी भूषण, एडवोकेट, भारत ज्योतिष शोध संस्थान। संपर्क सूत्र कार्यालय 177H, बम्बई बाजार, सिंडिकेट बैंक के सामने, मेरठ।